নমস্তে জানাই সবাইকে। আজকে আমাদের প্রেস বন্ধুদের। আজকের এই আলোচনা সভা বেসিক্যালি আমাদের আজকে কার্ডিয়াক হেলথ এবং অর্থোপেডিক হেলথের উপরে। কার্ডিয়াক হেলথ বেসিক্যালি ডক্টর এফআই শওকত আলী, সিনিয়র কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট। এই পুজোর আগে আপনার হার্ট কী করে ভালো রাখবেন, যদি কোনো রকম সিমটমস আছে কীভাবে যোগাযোগ করবেন, আর হার্টের সমস্যাজনিত কারণে যদি কোনো রকম বড় সমস্যা হয় তার সাথে কিভাবে চেন্নাই অ্যাপোলো আসার একটা ব্যবস্থা করবেন। সাথে অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টে ডক্টর কুনাল প্যাটেল, সিনিয়র অর্থোপেডিক সার্জন, হিপ অ্যান্ড নিয়ের উপরে বিশেষজ্ঞ। সব কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু 12 মাসে পায়ে ব্যথা, কোমর ব্যথা এসব তো লেগেই থাকে। সেই ব্যথার উপশমে যেমন ডক্টর দেখাতে হয় সেইভাবে স্পেশালিস্টও প্রয়োজন। সেই জন্য ডক্টর কুনাল প্যাটেল তার নিজের যে স্কিল, কিভাবে এই হাঁটু ব্যথা, কোমর ব্যথা এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটাকে পূরণ করা যায় তার উপর একটা আলোচনাও করবেন। আরও এই দুটো মিক্স করেই যে অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই কিভাবে আপনার সাথে আছে সেই ব্যাপারেও আমরা কিছু বলবো। अपोलो हॉस्पिटल से आया डॉक्टर एफआई शौकत अली। आई एम ए सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। अपोलो हॉस्पिटल में अभी ट्रेनिंग के यूके में ट्रेनिंग के बाद, यूके यूएस लंदन के ट्रेनिंग के बाद अभी लास्ट 10 साल को अपोलो हॉस्पिटल में काम करते हैं। मेरा एक्सपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं। सो अभी मेनी पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी को भी ज़रूरत भी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट कैन बी डू विथ पिन होल प्रोसीजर। वो छोटा सा पिन होल के में उनको मोस्ट ऑफ द हार्ट को कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के ऑप्शन अवेलेबल है। उसके ये हार्ट को धमनी को ब्लॉकेज को भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, वो पेसमेकर, स्पेशल पेसमेकर, वो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सब इजी हो गया। ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट को आगे 5 साल के आगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो 3 धमनी को ब्लॉकेज है, वो कैल्शियम में वो बाईपास को रेफ़र किया था। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से वी कैन डू मोस्ट ऑफ दिस विथ वो हाथ से भी छोटा इंजेक्शन है, वो पतला सा ट्यूब थ्रू द रिस्ट एंड थ्रू पिन होल प्रोसीजर वी कैन डू, एंड द रिकवरी पीरियड है वेरी वेरी क्विक। पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज हॉस्पिटल में 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज है, एंड यू कैन दे नॉर्मल लाइफ को 2-3 दिन के बाद यू कैन गो टू नॉर्मल लाइफ, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी सब करने का ऑप्शन है। तो मेरा साइड में अभी लेटेस्ट वी हैव ए न्यूअर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, वो रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलिए। वो पेशेंट्स को ऑन मेडिसिन 3-4 मेडिसिन, बीपी मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी अच्छा कंट्रोल नहीं है, फिर भी बीपी ज़्यादा है, देन ये प्रोसीजर का नाम है रीनल डिनर्वेशन प्रोसीजर है। ये किडनी को धमनी से वो छोटा छोटा लेज़र ट्रीटमेंट, अब्लेशन ट्रीटमेंट, आरएफ अब्लेशन ट्रीटमेंट करने के बीपी कम करने को रिसर्च में प्रूफ हो गया। 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी रिडक्शन ये प्रोसीजर करने। सो पेशेंट्स के वी हैव अ पेशेंट 73 ईयर ओल्ड लेडी, 10 साल 15 साल बीपी ज़्यादा है, फिर भी मल्टीपल हॉस्पिटल एडमिशन से बीपी ज़्यादा के कारण ये चक्कर आया एंड गॉट एडमिटेड, हॉस्पिटल में एडमिट किया था। बट ये उनको भी 4-5-6 डिफरेंट बीपी मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं है। सो इसके कारण शी अप्रोच्ड मी, एंड ये नया टेक्नोलॉजी आने के कारण वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑप्शन ऑफ रीनल डिनर्वेशन प्रोसीजर। वो छोटा सा पैर में छोटा हाई अपर पार्ट ऑफ द टाइनी इंजेक्शन एंड टाइनी ट्यूब जाने के किडनी धमनी से वी शुड गो एंड पुट रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन है। वो अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स का प्रोसीजर है। ये हर दिन के भी एक ही दिन में छुट्टी है, एंड पेशेंट वाज एक्सट्रीमली डूइंग वेल। द बीपी इज़ नाउ कम नाइसली डाउन। अभी उनको 6 मेडिसिन लेने के अभी ओनली 1 और 2 मेडिसिन है। बीपी इज़ परफेक्टली कंट्रोल, शी कैन बी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, वॉकिंग भी करते हैं। ये प्रोसीजर एक अभी नियरली 2 साल हो गया करने के। उसी समय ये फर्स्ट टाइम चेन्नई तमिलनाडु से फर्स्ट रीनल डिनर्वेशन वो सिंप्लिसिटी कैथेटर में करते हैं। दूसरा पेशेंट के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी करते हैं ऑर्बिटल एथरेक्टमी। वो हार्ट के 70 ईयर ओल्ड मैन विथ किडनी प्रॉब्लम, किडनी से उनको डायलिसिस रेगुलर करते हैं। वो ड्रिलिंग करते हैं ऑर्बिटल एथरेक्टमी, रोटाब्लेशन एंड लेज़र लिथोट्रिप्सी, लेज़र ट्रीटमेंट सब अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से अवेलेबल है। वो पेशेंट के लिए मैं दूसरा प्रॉब्लम है, उनको हार्ट बीट बहुत कम हो गया, पल्स रेट इज़ ओनली 35-40 चक्कर इज़ हैविंग।
सो 2 ट्रीटमेंट किया था उनको, एंजियोग्राम के बाद वो धमनी ब्लॉकेज के लिए ऑर्बिटल एथरेक्टमी ट्रीटमेंट, वो ड्रिलिंग करने से दो रिंग डालने के बाद ये एक्सट्रीमली वेल। एंड वो अभी तक पेसमेकर के लिए ओनली वन ऑप्शन है, एक ही से बड़ा कट करने के बाद 2 वायर अंदर जाने के। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, वो कट वायर का कोई नहीं है, डायरेक्टली हार्ट के अंदर छोटा कैप्सूल है, विल गो एंड प्लेस अ कैप्सूल, वो पेसमेकर को इट्स कॉल्ड लीडलेस पेसमेकर, वो भी अभी अवेलेबल है। सो उनको भी डिस्कस्ड अबाउट दो ऑप्शन भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये पेसमेकर आगे पहले का पेसमेकर को थोड़ा प्रॉब्लम है, वायर सब समय वायर अंदर भी है, वो वूंड का रिकवरी टाइम भी है, उनको इन्फेक्शन का रिस्क है, क्योंकि उनको रेगुलर डायलिसिस करते हैं, इसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ लिटिल हाई। वो टू अवॉइड ऑल दिस वी डिड द लीडलेस पेसमेकर। लीडलेस पेसमेकर अगेन छोटा सा पैर में स्मॉल ट्यूब एंड वी पुट डायरेक्टली गो एंड पुट अ कैप्सूल। वो कैप्सूल है ये नॉर्मल मेडिसिन कैप्सूल के थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है। सो इट्स ओनली 3 ग्राम्स 4 ग्राम्स को कैप्सूल है, हार्ट के अंदर डायरेक्टली विल प्लेस इट। सो उनका नाम है लीडलेस पेसमेकर, वो भी करते हैं, वो दोनों ट्रीटमेंट के उनके करते हैं। वो ऑर्बिटल एथरेक्टमी वो भी नया ट्रीटमेंट है, वो लीडलेस पेसमेकर भी नया ट्रीटमेंट है। उसके बाद ही इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, 2 दिन के बाद छुट्टी है, इज एब्सोल्युटली फाइन हो रहा है। Sir, before some people are using the pacemaker, so that time they are feeling something little bit pain. So this technology, the same feeling will be gone or it will reduce? Yeah, it will, because there is no scar, no wound, no nothing. It is only a tube going through the groin, and we'll place the pacemaker and come out. It's going inside and come out. There is no scar, nothing. So the next day patient can walk. On the same one day we'll keep him in the bed, and the next day they can walk and they can go home after 1 day. So it really reduces the effect of the pacemaker, and the treatment and the infection and the wound needs to heal. All this is taken out by doing this procedure. And what is the cost of this treatment? Well, this pacemaker, naya pacemaker, leadless pacemaker, is only 2 to 3 times higher than the normal pacemaker. It's not very expensive. I would say probably 2 times higher than the 2.5 times higher than the normal pacemaker. So अभी क्या होता है कि पहले हम नेचुरल नी रिप्लेसमेंट करते थे, ये विदाउट रोबो। फिर रोबोट आया, रोबोटिक 5 से 6 वर्ष से इंडिया में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट शुरू हुआ। अभी हम जो लेटेस्ट चीज़ करते हैं, रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इसका फ़ायदा क्या है? पहले रोबोटिक का फ़ायदा बहुत अच्छा होता था कि रोबोटिक से पेन कम होता है, रोबोटिक से इंसिजन छोटा होता है, रोबोटिक से लाइफ बढ़ता है जॉइंट का। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो एडवांटेज मिलता है, इससे ये एडवांटेज मिलता है कि आपको अलाइनमेंट जो होता है हाथों का, मेन चीज़ जो नी रिप्लेसमेंट में होता है वो है अलाइनमेंट। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये अलाइनमेंट का और एक्यूरेसी आता है, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो करते क्या है कि बेसिकली उसमें इतना डेटा डालते हैं ऑफ लैक्स ऑफ नी जॉइंट्स, तो उससे उनको पता चलता है कौन से पेशेंट का क्या फिनोटाइप है, मतलब कि उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या जॉइंट कैसा है, उसका बेंडिंग कैसा है, तो उस हिसाब से वो सजेस्ट करता है कि ये टाइप का अलाइनमेंट इसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके बोलते हैं पर्सनलाइज्ड अलाइनमेंट। तो ये पर्सनलाइज्ड अलाइनमेंट का जो पेशेंट को जो इससे एडवांटेज होगा, इससे डेफिनेटली जो रोबोटिक का एडवांटेज होगा, प्लस हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो कुछ लोग पेशेंट अभी भी रोबोटिक करने के बाद भी जो खुश नहीं है, या कुछ पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट से खुश नहीं है, वो लोग भी इससे खुश होंगे, क्योंकि वो पर्सनलाइज करेगा वो पेशेंट का फिनोटाइप, वो पेशेंट का नी का स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से हम अलाइनमेंट डिग्री से डिग्री वेरी कर सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ रोबोटिक से हो सकती है, और रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ये दोनों मिलेंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका रिज़ल्ट और बहुत अच्छा होगा। ये बहुत इनिशियल स्टेजेस है, अभी शुरुआत हो रहा है, अभी तक इसका फुल ब्लोन हुआ नहीं है, ना ही इसका इसमें बहुत चीज़ें आएगी, और इससे सर्जरी का टाइम बहुत ज़्यादा घटेगा। सर्जरी का टाइम घटने से पेशेंट को भी बहुत बेनिफिट होता है, ब्लड लॉस कम होता है, वो लोग और जल्दी रिहैब कर सकते हैं, और इससे डे केयर सर्जरी भी हो सकता है कि सुबह आए शाम को डिस्चार्ज हो गए, 15 दिन में काम वापस जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी हमारा शुरुआत हुआ है, इसमें बहुत पेपर आएंगे, बहुत स्टडीज़ होंगे, और इससे हमें फ्यूचर यही होने वाला है, रोबोटिक विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका कॉस्ट क्या आता है?
सो इसका कॉस्ट आपको रेगुलर नी से सिर्फ 50,000 ऊपर। 50,000। हाँ बस। सर आप बंगाल पे ये ट्रीटमेंट आप चालू कर रहे हैं सर। हाँ। सर बंगाल पे सिर्फ नहीं, पूरा इंडिया पे ये नी रिप्लेसमेंट, ये नी के जो प्रॉब्लम्स है हाँ। ये दिन ब दिन और इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आप पेशेंट को या आम इंसान को आप क्या सजेस्ट करेंगे जिससे ये इसका टाइमिंग जो है, मतलब नी रिप्लेसमेंट का जो टाइमिंग है ये ना रहे, या थोड़ा बेहतर लाइफ उनका ज़िंदगी है, क्या सजेशन कर रहे हैं कहेंगे? मेरा सबको यही सजेशन है, पहली चीज़ है कि जब भी यंग एज में हो तो उनको कोई इंजरी हो, जैसे कोई लिगामेंट इंजरी हो, ACL इंजरी हो, मेनिस्कस इंजरी है, मैं घुटने की बात कर रहा हूँ, तब इसको उसी समय ट्रीट करवा लीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम लिगामेंट का इंजरी छोड़ देते हैं तो उससे घिसारा शुरुआत होता है और वो लंबे समय तक बढ़ता है। नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी कंट्री में अभी मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, लोगों को खाने का एक्सेस मिल रहा है, लोग बाहर जाके खा रहे हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, घर पे बैठे बैठे लोग खाना मंगवा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि एक्चुअली उनको कैलोरीज कितनी जा रही है और ओबेसिटी, आई वांट टू कम टू दैट, कि लोग मोटापा, इससे आर्थराइटिस के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। तो ये कंट्रोल में रखेंगे। और तीसरी चीज़ जो है, रेगुलर डे टू डे एक्सरसाइज, वॉकिंग या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी, इससे क्या होगा कि घुटना स्ट्रांग रहेगा। घुटना स्ट्रांग रहने से जॉइंट पे फोर्स कम आएंगे और जॉइंट पे फोर्स कम आने से घिसारा नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है प्रिवेंशन के लिए। ऑफ कोर्स एक चीज़ होती है जेनेटिक, एक चीज़ होती है कि नी का पेशेंट्स का स्ट्रक्चर होता है, जिन लोग को आप कुछ करेंगे ना करेंगे उसे प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, बट जो प्रिवेंटेबल फैक्टर्स है वो है ये।